1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसी सारी एक्सपेंसेस जो कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी सेल्स रेवेन्यू होता है उसमें से डिडक्ट की जाती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट की जाती हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स रेवेन्यू में से डिडक्ट की जाती हैं, वो सारी क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि हम पार्टनरशिप में बनाते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है उसके बाद पार्टनर्स जो आपस में जो इसका डिवाइड करते हैं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इन जनरल हम समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कैलकुलेट करने के लिए जो सेल्स रेवेन्यू से या यू कैन से सेल्स या रेवेन्यू से जो भी एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, as per the format of balance sheet prescribed as per schedule 3 of the Companies Act 2003, capital work in progress। see, capital work in progress क्या होगा? देखिए दो चीज है, एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ये वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता था। अगर वर्क इन प्रोग्रेस होता तो उसको हम कहते हैं करंट एसेट, क्योंकि वो इन्वेंट्री का पार्ट होता। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जो कंपनी की फिक्स एसेट है वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुई है, उस पर अभी कुछ काम बाकी है, ना तो वो रो है ना फिनिश है, बीच की सिचुएशन है, लेकिन फिक्स एसेट है, हो सकता है मशीनरी हो, कोई बिल्डिंग हो, इस तरह की चीज है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो बैलेंस शीट में उसको कहाँ पे राइट करेंगे? फिक्स एसेट्स में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? वर्क इन प्रोग्रेस होता तो उसे करंट एसेट में, क्योंकि वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है फिक्स एसेट पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उस पर ना वो रॉ मटेरियल है ना वो फिनिश्ड गुड्स है, तो उसको कहाँ पे मेंशन करेंगे? फिक्स एसेट में। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी पार्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा, सपोज 1 करोड़ का मशीनरी तैयार हो रहा है, उस पर काम हो गया है सपोज 60 लाख का, तो 1 करोड़ नहीं मेंशन करेंगे, 60 लाख फिक्स एसेट में मेंशन कर देंगे। जितना उसके ऊपर वर्क हो जाएगा उसको फिक्स एसेट में एड ऑन करते जाते हैं, राइट कर देते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the goods worth rupees 60,000 lost in fire by Messrs Jyoti Limited. However, insurance claim of rupees 10,000 was received। ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है। Which out of the following is the correct statement? देखिए 16,000 का लॉस हुआ था, उसमें से 10,000 का क्लेम मिल चुका है। एक होता है क्लेम एक्सेप्टेड और एक होता है क्लेम रिसीव्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है क्लेम रिसीव्ड, तो क्लेम रिसीव्ड हो गया है। तो कितने का लॉस है? 6,000 का लॉस है। और कैसा लॉस है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in the books of account of Rajkumar for the year ending 31st March 2008, goods returned to Sunita valued at 650 was debited to Anita's account. राज ने in the books of राज, ध्यान दीजिए, गुड्स रिटर्न टू सुनीता, राज ने सुनीता को गुड्स रिटर्न किए हैं, राज ने सुनीता को गुड्स रिटर्न किए हैं। तो राज के लिए क्या है? इन द बुक्स ऑफ राज की बात हो रही है, राज ने रिटर्न किए, यानी उसके लिए क्या है? ये परचेज रिटर्न। सुनीता की जगह क्या कर दिया? अनीता के अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री करनी थी सुनीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, करेक्ट एंट्री ये थी। लेकिन एंट्री क्या करती गई? सुनीता की जगह डेबिट कर दिया गया अनीता को। अनीतास अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सी, अब परचेज रिटर्न अपनी जगह पे ठीक है, फालतू में अनीता डेबिट हो गई है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी?
करेक्ट एंट्री होगी भाई, जिसको डेबिट में आना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि सुनीता क्या हो जाएगी, डेबिट। और अनीता फालतू में डेबिट हो गई है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपोजिट कर देंगे, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, एंट्री होगी सुनीता अकाउंट डेबिट टू अनीता। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया, कौन सी एंट्री में है, सुनीता अकाउंट डेबिट टू अनीता, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुनीता's अकाउंट डेबिट टू अनीता अकाउंट 650, ये हो गया आपका करेक्ट एंट्री। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जल्दी पेमेंट मिलना। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, सेल्स पे मिलता है, और सेल्स इंक्रीज करने के लिए ये दिया जाता है। दूसरी चीज, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करते, इसकी एंट्री जो है वो अकाउंट्स में नहीं होती है। किसी को अगर क्रेडिट सेल की है, उससे जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट या जल्दी पेमेंट लेने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैश डिस्काउंट। यानी कि कैश डिस्काउंट किसके लिए है, टू रिसीव पेमेंट अर्लियर, रिसीव्ड पेमेंट अर्लियर, और यू कैन से प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि जो उसे टाइम दिया गया था उस पर्टिकुलर टाइम से पहले उससे पेमेंट अगर रिसीव करते हैं तो उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, लालच दे देते हैं कि आप जल्दी पेमेंट करोगे तो इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज किसी को कहा था कि क्रेडिट परचेज का उसको जो है 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करना है, और 1 मंथ के बाद ऑफर दे दिया कि अगर आप जो पेमेंट आपको 3 मंथ के बाद करना है उसे आप आज कर दोगे तो उसके ऊपर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या होता है, कैश डिस्काउंट। क्लियर? और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, इसको शो किया जाता है। क्लियर? तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मेसर्स गुप्ता लिमिटेड शोज द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस कैसे दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है। सबसे पहले तो समझिए, देखिए बैलेंस एज पर पासबुक गिवन हो सकता है या फिर गिवन हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक। सिंपल सा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा समझिए। अगर बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है और आपको कैश बुक पे जाना है तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट कैश बुक पे देखिए। पासबुक क्यों है, गिवन है, पासबुक गिवन है और उस पासबुक गिवन से आपको कैश बुक पे जाना है तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखिए कैश बुक पे क्या पड़ेगा, उससे कैश बुक प्लस होगी या माइनस होगी। पूरा फॉर्मेट रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और उस कैश बुक से आपको पासबुक पे जाना है तो आप देखिए, क्योंकि कैश बुक तो गिवन है, हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखिए पासबुक के ऊपर क्या पड़ेगा, यानी कि उस ट्रांजैक्शन से पासबुक प्लस होगी या माइनस होगी, उसके बेस पे सोचना है। जैसे हमारे क्वेश्चन में बैलेंस एज पासबुक दिया है तो हम ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखेंगे कि वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कैश बुक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पासबुक दिया और हमें निकालना क्या है, कैश बुक। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, बैलेंस एज पर पासबुक है तो पॉजिटिव दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव ही मानेंगे बैलेंस को। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ₹4,4500, बैंक से 4500 विड्रॉ हो गया लेकिन कैश बुक में उसको लिखा है 450। बैंक से विड्रॉ कर दिया 4500 लेकिन कैश बुक में एंट्री हुई 450, यानी कि 4500 माइनस 450, 4500 माइनस 450, ये जो डिफरेंस है ये कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, यानी कि 4050 जो है कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है? तो आपको पूरा लॉजिक अगर पता है तो उसके लिए आपको पूरा वो फॉर्मेट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। पासबुक दिया है तो कैश बुक पे इम्पैक्ट देखिए। ये जो पासबुक का बैलेंस आया है, इस बैलेंस को आने के लिए बैंक में से 4500 विड्रॉ होने के बाद ये बैलेंस है, और कैश बुक में 4500 की जगह 450 लिखा है। इसका मतलब कैश बुक में से कितना कम हुआ है, 450, पासबुक में से कितना कम हुआ है, 4500। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 4050 का।
तो जब ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ 4050, तो ये क्या होगा, कैश बुक में प्लस। तो अब कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो हमारे पास क्या हो गया, 8700 प्लस 4050 यानी कि 8412, 12750 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है? तो आप लॉजिकली समझिए कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो आपको कैलकुलेशन करना है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको कैश बुक निकालना है तो कैश बुक पे इंपैक्ट देखिए, अगर पासबुक निकालना है तो पासबुक के ऊपर उसका इंपैक्ट देखिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर ड्राफ्ट्स हैं, अगर कि कंपनी के पास ड्राफ्ट्स हैं तो उन ड्राफ्ट्स को किस हेड के अंदर शो करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स, ठीक है, बैंक बैलेंस एंड अकाल्पनिक अग्रिम मीन्स अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म एडवांसेस। यहाँ पे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स और ये शॉर्ट टर्म एडवांसेस, और ये है बैंक के पास बैलेंस मीन्स बैलेंस एट बैंक या बैंक बैलेंस। तो देखिए जो कंपनी के पास जो ड्राफ्ट्स होते हैं उसको शो करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नकदी और नकदी समतुल्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मेट को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको रट के जाना है क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे हुए हैं। Accounting standard as well as the Companies Act 2013 required depreciation to be charged on A. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे चार्ज होता है? कंपोनेंट बेसिस पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, intangible assets it's shown under the head। देखिए फिक्स एसेट के अंदर ये आएंगी। फिक्स एसेट जो है दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक होती है टेंजिबल मीन्स यू कैन टच एंड सी, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, मशीनरी, बिल्डिंग, ये प्लांट्स, ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स। और दूसरी क्या होती है? फिक्स एसेट्स इनटेंजिबल, जिनको आप टच और देख नहीं सकते, यू कैन टच एंड सी। जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये कब आते हैं? इनटेंजिबल में। तो इनटेंजिबल एसेट्स हो या टेंजिबल एसेट्स हो, कहाँ पे आएंगी? वो फिक्स हेड के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सारे फॉर्मेट से क्वेश्चन आए हैं, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है। Moving on the next question, question number 10. Which of the following is the correct formula for calculating annual depreciation under the straight line method? सीधा सा फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें तो क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सबको पता होगा ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगर आपको निकालना हो परसेंटेज, क्या निकालना हो? परसेंटेज, यही इंफॉर्मेशन गिवन हो और इसके बेस पे परसेंटेज निकालना हो, तो ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन इससे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। ध्यान रखिए जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट ही लेनी है, उसमें से साल्वेज वैल्यू लेस नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, साल्वेज वैल्यू है 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, साल्वेज वैल्यू है 10,000 और सपोज एस्टिमेटेड लाइफ की बात करते हैं तो एस्टिमेटेड लाइफ इसकी है 10 ईयर। यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या होगा? 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 90,000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 90,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 9K। ठीक है, एक साल का डेप्रिसिएशन 9K आ गया। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज। परसेंटेज क्या होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि 9,000
डिवाइडेड बाय टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट कितनी है? 1 लाख इंटू 100। इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना है। तो क्या हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल, 123 123, यानी कि परसेंटेज कितना आ गया? 9%। अब चेक भी कर सकते हो, 1 लाख कॉस्ट है, 1 लाख का 9% 9000, और यहाँ से भी क्या आ रहा था? 9000। क्लियर है? यानी कि नॉर्मल कैलकुलेट करते समय आपको सैल्वेज वैल्यू लेस करना है, और परसेंटेज कैलकुलेट करते समय हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना है? ओरिजिनल कॉस्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Ramesh drew a bill on Suresh on 1/3/2017 for 2 months for rupees 10,000. After sight date of acceptance is 6/3/2017. What is the maturity date of the bill? आपको बिल की मेच्योरिटी डेट बतानी है कि बिल की मेच्योरिटी डेट क्या होगी। सी, इसमें हमें ध्यान से देखना है कि आपको बोला हुआ है कि बिल कब लिखा गया? बिल लिखा गया 1/3/2017 को, और एक्सेप्टेंस कब हुई? 6/3/2017 को, isn't it? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 मंथ की, तो यहाँ से 2 मंथ कितना होगा? 1/3, यानी कि 2 मंथ ऐड किया तो ये हो जाएगा 1/5/2017, और 3 डेज का ग्रेस पीरियड है, तो 3 डेज प्लस करने के बाद क्या हो जाएगी मैच्योरिटी डेट? 4/5/2017, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैसर्स नीति एंटरप्राइजेस इज गिवन। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन की, और आपको कैलकुलेट करना है कि सब्सक्रिप्शन का क्या अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वो आइटम आते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, यानी कि जिस ईयर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उससे रिलेटेड डेटा आता है। तो हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो डेटा में किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है? 2017 के लिए। तो फॉर्मेट क्या होता है इसका? सब्सक्रिप्शन received during the year plus advance or prepaid, you can say prepaid in beginning of current year, or you can say end of previous year, plus outstanding at the end of current year minus advance at the end of current year plus outstanding in the beginning of current year. See, टोटल साल में कितना मिला, उसमें से पिछले साल का एंड में या इस साल के स्टार्टिंग में कितना एडवांस था उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इस साल के लिए मिला है। इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग था वो भी इस साल से रिलेटेड है, उसे भी ऐड कर देंगे। इस साल के एंड में जो एडवांस है वो किसके लिए मिलेगा? अगले साल के लिए, आने वाले साल के लिए, तो उसे माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। और पिछले साल के एंड में या करंट ईयर के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले साल से रिलेटेड है, इसलिए उसको भी क्या कर देते हैं? माइनस। क्लियर? तो अब देखिए क्वेश्चन को, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2017 प्लस विच इज इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 2016, यानी प्रीवियस ईयर के लिए था ये, और 15,000 आने वाले साल के लिए है, तो ये भी क्या हो गया? माइनस। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ 2017, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो भी एंड का क्या होगा? प्लस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016 इन एडवांस, 2016 में एडवांस मिला था 17 के लिए, यानी कि करंट ईयर के लिए रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि क्या हो गया अपना? 2,45,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 प्लस 19,000 एंड प्लस 18,400।
तो हो गया 245 में से 35 लेस किया 2,10,000, 2,10,000 के बाद इसमें 19 प्लस किया 2,29,000, 2,29,000 प्लस 18,400, तो ये हो गया आपका 2,47,400. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर? Moving on the next question, question number 13. Which of the following statement are correct in respect of the straight line method of charging depreciation? डेप्रिसिएशन का जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उससे कनेक्टेड कौन सी चीज सही है? इट इज इजी टू यूज, करेक्ट है. रिकॉग्नाइज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इशूड बाय ICAI, ये भी करेक्ट है. इट रियलिस्टिकली मैचेस द कोस्ट एंड रेवेन्यू, कोस्ट और रेवेन्यू को मैच करता है, ये भी करेक्ट है. It takes into consideration the interest on the amount invested in fixed asset. ये फिक्स एसेट पे जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसका इंटरेस्ट को भी कंसीडर करता है. स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, सिंकिंग फंड में ऐसा हो जाता है. मेथड इज रिकॉग्नाइज बाय इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो मेथड जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है. तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया हमारे? पहले 3 करेक्ट हैं और लास्ट 2 क्या है? रोंग है. तो आंसर कहाँ हो गया हमारा? जिसमें फर्स्ट 3 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस इज इक्वलेंट टू डैश ऑन कॉस्ट प्राइस. देखिए, कोई भी चीज अगर आपको सेल्स पे गिवन है और किस पे निकालनी है? कॉस्ट पे. सेल्स पे सपोज एक्स गिवन है और कॉस्ट पे निकालना है परसेंटेज, तो क्या होगा? परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, जो भी वैल्यू गिवन है, इंटू 100. और अगर आपको कॉस्ट गिवन है, सपोज कॉस्ट पे y% गिवन है और सेल्स में निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है? परसेंटेज यानी कि जो रेट है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100. जैसे कि हमारे में सेल्स पे गिवन है तो सेल्स से कहाँ जाना है? कॉस्ट पे. और यहाँ पे किसमें? कॉस्ट से सेल में गए थे. सेल से कॉस्ट में जाने के लिए आपको क्या बताया? परसेंटेज यानी कि 20, 100 माइनस रेट, 100 माइनस 20 यानी कि 80 इंटू 100. ये आ गया 4 और 4 से इसे कट किया 25. तो कॉस्ट पे कितना है? 25%. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. और छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर आप सपोज करो फॉर्मूला भूल गए हो, ये प्लस माइनस कैसे करना है, तो अगर कोई भी चीज़ क्या है 20% ऑन सेल्स है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, 20% का मतलब है 1/5 ऑन सेल्स है, तो वो चीज़ डिनोमिनेटर में कम कर दो. ये जब ही चलेगा जब न्यूमिनेटर में 1 होगा, तो ये फंडा चल जाता है. 1/5 ऑन सेल्स है तो 1/4 ऑन क्या हो जाएगा? कॉस्ट. अगर कोई चीज 1/4 ऑन सेल्स है तो कॉस्ट पे क्या होगा? 1/3 ऑन कॉस्ट. क्लियर? अगर न्यूमरेटर में 1 है तो इस तरह से भी कैलकुलेशन की जा सकती है. 1/4 का मतलब क्या है? 25%. इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वही आएगा. और फॉर्मूला लर्न है तो वेल एंड गुड, फटाफट रेट पुट करिए और 1 मिनट में 1 मिनट क्या विद इन अ सेकेंड आंसर निकालिए. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. As per the format of balance sheet prescribed as per Schedule 3 of the Companies Act 2013, money received against share warrant. Money received against share warrant कहाँ दिखाई जाती है? शेयर होल्डर फंड में. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ये फॉर्मेट होता है. देखिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर, शेयर वारंट कहाँ है? शेयर होल्डर फंड में. ये होता है एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का. तो ये आपको अपने माइंड में सेट करके जाना है. मैंने सिर्फ लाइबिलिटी का लिखा है, सिमिलरली एसेट का भी होता है, उसको आपको माइंड में सेट करके जाना है. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और ये सिलेबस में असिस्टेंट अकाउंटेंट की गिवन भी है. क्वेश्चन नंबर 16. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रेफर्स टू. बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम से कनेक्टेड इनमें से कौन सी बात है? देखिए, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, वन इन जर्नल एंड अदर इन सब्सिडरी बुक. गलत है. डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि एक जर्नल में लिखो एक सब्सिडरी बुक में लिखो, ये डबल एंट्री हो गई. ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन 2 सेट ऑफ अकाउंट.
हर एक ट्रांजैक्शन को 2 अकाउंट में लिखा जाता है, ये भी डबल एंट्री को जस्टिफाई नहीं कर रहा। द नंबर ऑफ अकाउंट विद द डेबिट बैलेंस मस्ट एग्री विद द नंबर ऑफ अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है, यानी कि 2 अकाउंट अगर डेबिट में है तो 2 ही क्रेडिट में होने चाहिए, 1 अकाउंट डेबिट में है तो 1 ही अकाउंट क्रेडिट में होना चाहिए, अगर 3 अकाउंट डेबिट में है तो 3 अकाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता डबल एंट्री का मीनिंग। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड, जितनी अमाउंट से डेबिट किया उतनी अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए, ये क्या होता है, डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग का मीनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एन आइटम ऑफ 7650 has been debited to personal account as 6750, it is error। ये किस तरह का एरर है, इट इज डैश एरर। अगर रोंग अमाउंट होती है यानी कि अमाउंट गलत पोस्ट कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रोंग अमाउंट और दूसरा होता है रोंग अकाउंट। अगर रोंग अकाउंट में भी पोस्टिंग हुई है तो उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कोई रेवेन्यू नेचर का आइटम था उसे कैपिटल मान लिया, कैपिटल नेचर के आइटम को क्या मान लिया, रेवेन्यू। जैसे कि अगर सपोज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पे एक्सपेंसेस पे किए गए थे और उसको वेजेस में चार्ज कर दिया तो वो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि जब कोई एसेट खरीदते हैं और सेम डे पे उस पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसकी कॉस्ट में वो ऐड होते हैं, वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो अगर कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू नेचर का मान लिया तो उसे बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल मान लिया तो उसको भी क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, भूल की गलती, लिखना भूल गए, ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिट कर दिया। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकॉन्साइल्स। बीआरएस क्या रिकॉन्साइल करती है, वो कैश बुक के बैंक कॉलम को किससे रिकॉन्साइल करती है, बैंक पासबुक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, Arun drew a bill on Piyush on 16/7/2018 for 3 months for ₹70,000. 19 October 2018 is a sudden holiday। क्या कह रहा है, सडन हॉलीडे है। What is the maturity date of the bill? देखिए एक तो होता है पब्लिक हॉलीडे या फिर संडे हो सकता है, और एक होता है सडन, यानी कि पहले से पता नहीं था कि हॉलीडे होगा। सडन हॉलीडे है या इमरजेंसी हॉलीडे है। अगर पब्लिक हॉलीडे है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, या फिर संडे आ रहा है मैच्योरिटी डेट पे, तो मैच्योरिटी डेट क्या होती है, एक दिन पहले। सपोज मैच्योरिटी डेट अगर 15 अगस्त को पड़ रही है तो उस बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 14। 26 जनवरी को पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, 25। 2 अक्टूबर को पड़ रही है तो वो हो जाएगी 1 अक्टूबर। या फिर सपोज जिस डेट को पड़ रही है उसको संडे है, जिस भी डेट को पड़ रही है उसको संडे है तो मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी, सैटरडे को। ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो प्रोसिंग डेट पे, यानी कि अगली डेट पे होगी, इमीडिएटली जो भी वर्किंग होगा। सपोज मैच्योरिटी डेट 19 सितंबर है, उस दिन क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो नेक्स्ट डे अगर वर्किंग है तो 20 सितंबर। अगर 20 सितंबर भी वर्किंग नहीं है, मान लो 19, 20, 21 3 दिन छुट्टी है, तो जो भी वर्किंग डे होगा वही उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। यानी कि अगर इमरजेंसी हॉलीडेज आ जाती हैं तो इमरजेंसी हॉलीडेज के बाद जो भी वर्किंग डे होगा उस पहले वर्किंग डे को क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी डेट। क्लियर। अब यहाँ पे 3 मंथ का बिल था, 16/7 को राइट किया गया 3 मंथ, यानी कि 16/10/2018 को उसकी मैच्योरिटी हुई। 3 डेज ग्रेस ऐड किया, 19/10/2018 को मैच्योरिटी हो गई। और क्या कह रहा है, 19 अक्टूबर को सडन हॉलीडे यानी कि सडन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो मैच्योरिटी कब हो जाएगी, उसकी एक दिन बाद। यानी कि कब हो जाएगी, उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी 20 को।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? यानी कि अगर इमरजेंसी आएगी तो नेक्स्ट डे पे, क्योंकि वो पहले से प्लान हॉलीडे नहीं था, वो इमरजेंसी की सिचुएशन में नेक्स्ट डे पे चली जाएगी। तो 19 अक्टूबर 2018 को सडन हॉलीडे है। अगर यहाँ पे कुछ आगे वर्किंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 19 का हॉलीडे है, तो 20 को वर्किंग होगा, तो उसी को क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी डेट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स श्याम लिमिटेड ₹1000 being purchase return was posted to purchase day book। थी परचेज रिटर्न और किसकी बुक में, श्याम की बुक में। श्याम की बुक में परचेज रिटर्न थी, यानी कि श्याम ने परचेज रिटर्न किया होगा, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, श्याम, सॉरी श्याम की बुक है, परचेज रिटर्न है, तो वो किसको करेगा, क्रेडिटर को। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये होनी थी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज में हो गई, परचेज बुक में हो गई थी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये हुई रॉन्ग एंट्री। अब देखिए क्रेडिटर को डेबिट करना था, तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब जो अमाउंट है 1000, इससे क्रेडिटर को डेबिट करना था, लेकिन क्रेडिटर क्या हो गया, क्रेडिट। तो एक तो ये गलती सुधारेंगे, ये क्रेडिट हुआ था, इसे डेबिट करना है, और वो अपने आप में क्रेडिट भी होना था, तो डबल से अमाउंट में आएगी, यानी कि क्रेडिटर में कितना आ जाएगा, 2000। आई एम रिपीटिंग, क्रेडिटर को डेबिट करना था 1000 से, तो 1000 तो आना ही था, लेकिन उसको क्रेडिट कर दिया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करना है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2000। एक्चुअल में क्रेडिट कौन होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था परचेज रिटर्न 1000 से। परचेज फालतू में डेबिट हो गया 1000 से, उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि डेबिट किया है तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट, क्रेडिटर में 2000, परचेज रिटर्न में 1000 और परचेज में 1000। देखिए कहाँ एंट्री है, ये रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है, ये एंट्री में मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। त्रुटि में धोखाधड़ी शामिल है, यानी कि एरर में ही फ्रॉड है। धोखाधड़ी और त्रुटि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, यानी कि जो फ्रॉड है और एरर है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। धोखाधड़ी और त्रुटि शब्दों का मीनिंग अलग अलग है, जो भाई फ्रॉड है और एरर है, दोनों का सेपरेट मीनिंग है, और एरर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है अकाउंटिंग में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर सी। देखिए त्रुटि और धोखाधड़ी त्रुटि जो एरर है वो धोखाधड़ी में नहीं है। धोखाधड़ी क्या है, फ्रॉड क्या है, इंटेंशनली करी हुई गलती, और त्रुटि क्या है, क्लेरिकल एरर हो गया या फिर नॉलेज की वजह से हो गया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता थे, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में गलती हो गई, तो वो एरर है। और फ्रॉड क्या है, इंटेंशनली गलती करना, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अकाउंट्स में गलत एंट्री करना, वो है फ्रॉड। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और यू कैन से कैपिटल, मीन्स द सेम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज। कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि एडवर्टाइजमेंट पे किए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और हैवी एक्सपेंडिचर का मतलब है उसका एडवांटेज 1 ईयर से ज़्यादा कंपनी को गेट होगा, तो इसलिए उसको कहाँ चार्ज करते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनको 1 साल में
राइट ऑफ ना करके इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको जिस ईयर में एंकर्ड होते हैं उसी ईयर में पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लिया जाता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनको सारे एक्सपेंडिचर वो एक ही साल में चार्ज नहीं करते, क्योंकि उनका जो एडवांटेज है आने वाले 2-3 साल तक गेट होगा, तो उनको इंस्टॉलमेंट में 2 या 3 साल में चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस से। उनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट जो मिलती रहती है। कंपनी की जो भी इन्वेस्टमेंट है जिनके ऊपर उसको डिविडेंड मिल रहा है, या कंपनी ने कुछ ऐसी रिकरिंग नेचर की चीज़ें हैं, या उनकी ऑपरेटिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सेल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो क्या है? रेवेन्यू नेचर का। क्लियर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी एक्सपेंडिचर होता है जिसका एडवांटेज जो है लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। कोई मशीनरी परचेज कर ली, कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया, कोई प्लांट परचेज कर लिया, तो एक वर्किंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में इसका एडवांटेज गेट नहीं होता, आने वाले कई सालों तक होता है। और ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते, यानी कि इनको बिजनेस प्रोसेस में यूज करने के लिए परचेज किया जाता है लॉन्ग पीरियड तक। वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। Moving on the next question, question number 24. The formula for cost of goods sold. Cost of goods sold क्या होता है? Opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock. Option number D is the right answer. Question number 25. Raj Goyal has bank account in XYZ bank. According to his cash book. Cash book का balance given है. His balance on 31st March is this. कैश बुक का बैलेंस है, तो अब सब कुछ किसके हिसाब से सोचना है? पासबुक के हिसाब से। He sent the check 3450 to his bank for collection, but check amounting to ₹345 were not collected. उसने अपने बैंक में कलेक्शन के लिए चेक भेजे थे 3450 के, उसमें से 345 वर नॉट कलेक्टेड, यानी कि इनका पैसा बैंक में नहीं आया। अब देखिए उसने जब भेजा 3450 कलेक्शन के लिए, तो कैश बुक में ये प्लस हो गया पूरा अमाउंट, लेकिन बैंक में 345 नहीं आया, तो ये बैंक की पासबुक में क्या है? माइनस। कैश बुक में ये अमाउंट प्लस है, पासबुक में क्या है? माइनस। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक का निकालना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो 345 बैंक में क्या है? माइनस। Out of the check issued by him towards payment of his debt, check 790 were not present for payment. 790 उसने चेक इशू किया था, तो ऑब्वियसली इशू किया था तो कैश बुक में क्या हो गया होगा? इशू करते ही माइनस। लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि बैंक से पैसा नहीं निकला, तो बैंक की पासबुक में जब तक बैंक में से पैसा नहीं निकलेगा, ये अमाउंट क्या है? प्लस। यानी कि अगर आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं तो क्या हो गया? 7340 माइनस 345 प्लस 790। तो हम बैलेंस निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा 7785। 7785 कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. As per the book of X Limited, capital at the end, this drawings this, capital in the beginning दी हुई है, और आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। सी एक ही फॉर्मूला हम दिमाग में रखते हैं, हमें पता है कैपिटल एट द एंड क्या होता है? कैपिटल एट एंड होता है, उसी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, यही होता है। और प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, और लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट एंड, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स
कैपिटल इन द बिगनिंग कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर 21,500 प्लस 4,300 माइनस 19,400। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है ये ज़्यादा है और प्रॉफिट कितना आ रहा है 6,400। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The following information of Mamta Tyagi is given on 31st December 2017. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक गिवन है तो ट्रीटमेंट किसके हिसाब से सोचना है, कैश बुक के हिसाब से। डिविडेंड 2,000 वर कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने 2,000 कलेक्ट किया बट वाज एंटर्ड इन द कैश बुक एज 200। बैंक में 2,000 प्लस हुआ और कैश बुक में बाय मिस्टेक ये क्या हो गया 200, यानी कि 1,800 जो है कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पासबुक गिवन है, कैश बुक निकालना है, 1,800 बैंक में तो प्लस है लेकिन कैश में प्लस नहीं है, कैश बुक में प्लस नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए इसे क्या कर देंगे माइनस। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 10,000 माइनस 1,800, यानी कि 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 8,200। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Messrs Shyam Private Limited followed financial year for accounting. The company in the beginning of the year, that is 1st April 2017, purchased a new machinery for ₹250,000. Installation charges were 5,000 with an estimated scrap value of ₹10,000. Estimated life of 5 years. What will be the depreciation for the year 2017-18 under straight line method? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो कि क्या होगी 2,50,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 10,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 5 ईयर। कितना हो गया ये 2,55,000 में से 10 गया 2,45,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, यानी कि 49,000। अभी पीछे हमने फॉर्मूले का क्वेश्चन किया था, वहाँ पे आपको क्लियर कट ये कैलकुलेशन भी बताए थे कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम। तो आंसर क्या हो गया 49,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Messrs X Limited has incurred 50,000 on increasing the sitting capacity of सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल की सिटिंग कैपेसिटी के लिए 50,000 एक्सपेंडिचर किया गया। विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दिस पर्टेन टू, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है तो ये कैसा है, यानी कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, उसमें अब ज़्यादा लोग बैठ पाएंगे। इसका एडवांटेज लंबे पीरियड तक मिलेगा, 1-2 साल तक तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए डेफर्ड तो होगा नहीं ना, रेवेन्यू होगा, क्या होगा ये कैपिटल नेचर, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी का एडवांटेज आने वाले कई सालों तक गेट होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसको कहाँ शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स को शो करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।